So hello everyone, welcome back to Mind Spine Tutorials. Our today's topic is occurrence of venomous fishes. क्योंकि हमने स्टार्ट करा था जो हमारा टॉपिक था पॉइजनस ग्लैंड्स इन फिशेस या फिर वेनेमस ऑर्गन इन फिशेस, हम दोनों ही चीज़ों को एक ही सेम टॉपिक में पढ़ते हैं बेसिकली. सो ये वीडियो सेकेंड है जिसमें हम occurrence of venomous fishes के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस विच आर कमिंग राइट नाउ बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम जब चल रहा होता है आसपास कुछ इसी तरह से आवाज़ आती है. सो हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं अकरेंस ऑफ वेनमस फिशेस के साथ. जो वेनमस फिशेस होती है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली जिन जगहों पर पाई जाती है उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो वो होती है पैसिफिक प्लेसेस, पैसिफिक एरियाज. तो उस प्लेसेस एरियाज आप कुछ भी लिख सकते हैं. तो पैसिफिक एरियाज के अंदर जो वेनमस फिशेस होती है वो पाई जाती है. एंड आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि वेनमस फिशेस, पॉइजनस फिशेस किसको कहते हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है. क्योंकि बेसिकली प्रीवियस वीडियो सेगमेंट में हमने यही चीज़ों को डिटेल में समझा था. और भी चीज़ें देखी थी लेकिन इस चीज़ को हमने वहाँ पर क्लियर कर लिया था. तो पैसिफिक एरियाज में वेनमस फिशेस सबसे ज़्यादा पाई जाती है. और जो ग्रेटर पार्ट है वहाँ पर जो जहाँ सबसे ज़्यादा ये पाई जाएगी वो उसमें भी रहती है इनशोर फिशरीज के अंदर. तो इनशोर फिशरीज आपने सुना होगा इनशोर फिशरीज के बारे में, ऑफशोर फिशरीज, इनशोर फिशरीज, डीप सी फिशरीज, रिवराइन फिशरीज. तो इस तरह की चीज़ें जनरली देखने को मिलती. तो इनशोर फिशरीज पैसिफिक एरियाज में मिलती हैं ये वेनमस फिशेस. इनमें से कुछ फिशेस ऐसे भी होती है जो शैलो वाटर्स में पाई जाती है और कुछ ऐसी भी होती है जो डीप वाटर में पाई जाती है. तो कुछ तो शैलो वाटर में भी मिल जाएगी हमें. मैं H2O लिख रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे. इस तरह का H2O हम सिर्फ केमिस्ट्री में लिखते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर हमारा टाइम को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर ही तरह से लिख रहे हैं. इसके अलावा जो डीप वाटर्स होते हैं, डीप वाटर, डीप H2O, यहाँ पर भी आपको ये वेनमस फिशेज मिल जाती है. इसके अलावा जो वेनमस फिशेज होती है वो नॉन माइग्रेटरी होती है, यानी कि वो कभी भी माइग्रेट नहीं करती. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन माइग्रेटरी होती है ना, जहाँ रहेगी वहीं पर ही ब्रीडिंग भी परफॉर्म करेंगी. इस तरह की सारी चीजें वहाँ होंगी. और एक और चीज क्या करती है, ये स्लो स्विमिंग शो करती है. ये भी आपको पता होना चाहिए. नॉन माइग्रेटरी होती है और दूसरा मैंने क्या कहा, स्लो स्विमिंग को शो करती है. इसके अलावा क्या होता है, जो बहुत सारी नॉन वेनेमस फिशेज, सॉरी वेनेमस फिशेज होती है वो नॉन माइग्रेटरी हो गई, स्लो स्विमिंग होगी. इसके अलावा इनमें एक आदत होती है कि ये एक ऐसी जगह पर रहना पसंद करती है जो कि प्रोटेक्टेड हैबिटेट हो, या फिर जो कोरल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, इनके आसपास रहती है. तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए छुपती है और ऐसी छुपने वाली जगहों पर प्रोटेक्टेड हैबिटेट में ही रहना पसंद करेगी. तो प्रोटेक्टेड हैबिटेट के अंदर ये रहती है. और प्रोटेक्टेड हैबिटेट में मैंने कौन कौन सी प्लेसेस आपको बता दी. आपको क्या याद रखनी है, कोरल्स में रहेंगी, रॉक्स में रहेंगी. इसके अलावा ये जो बेड्स जो होते हैं इनके उसी एरियाज में बनाती है. तो कहीं ना कहीं अपने दुश्मन से छुपने के लिए इन्हें ऐसी प्लेसेस की जरूरत पड़ती है. उसके अलावा आप यहाँ पर और क्या याद रख सकते हो कि ये ज्यादा से ज्यादा टाइम जो रहती है सैंड के अंदर बरी होकर गुजारती है. आप समझ सकते हो, सैंड जो रहता है उसके अंदर ये बरी हो जाती है, यानी कि उसके अंदर खुदाई करेंगे और उसके अंदर ही सैंड के अंदर छुप जाएंगी. और वहां छुपने के बाद ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है. ऊपर से क्या दिखाई देता है कि ऊपर तो सैंड है लेकिन अंदर ये जो फिशेस होती है वो छुपी हुई होती है. तो इस तरह की चीजें इसमें हमें बेसिकली देखने को मिलती है. इसके अलावा हमारे पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो रहता है वेनम अपैरेटस ऑफ फ्यू फिशेस. तो मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर आपको. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टिंग रेज जो रहता है उसका वेनम अपैरेटस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ. तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो हेडिंग्स जो है वो कलर चेंज करेंगे यहाँ पर. तो मैं इस एरिया में लिख लेती हूँ वेनम अपैरेटस ऑफ फ्यू फिशेस. कुछ फिशेस के देखेंगे, सबका नहीं देखेंगे. जितना कोर्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ इतनी ही फिशेस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. जो पहली होगी, तो अब होता क्या है, वेनम अपैरेटस ऑफ फ्यू फिशेस में मैं सबसे पहले जिसके साथ स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पर वो हो जाएंगे यहाँ पर स्टिंग रेज. तो स्टिंग रेज जो होती हैं इनके अंदर फैमिली और नेम ऑफ फिश के बेसिस पर मैं एक छोटा टेबल टाइप यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ. फैमिली एक तरफ ले लेंगे और दूसरी तरफ हम लोग नेम ऑफ फिश ले लेंगे, यानी कि जो फिशेज इसके अंदर आएगी फैमिली के अंदर स्टिंग रेज में स्पेशली, उसके बारे में आप यहाँ पर देखने वाले हो. तो मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ और आप ये टेबल जो रहेगा उसको अपने मेरे साथ साथ आप भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. फैमिली पहली वाली जो है वो होती है डेसिया टीडी. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ डेसिया टीडी. बहुत इजी नेम्स तो नहीं होते लेकिन करीब करीब हम लोग इसको कुछ टर्मिनोलॉजीज के बेसिस पर याद कर सकते हैं. तो डेसिया टीडी जो फैमिली होती है उसमें कौन से आते हैं, उसमें आती है विपरेज आ जाती हैं. और इसके अलावा आप स्टिंग रेज भी सिंपली इनको कहेंगे, स्टिंग रे भी आप कहेंगे तो ये भी सफिशिएंट होगा. तो स्टिंग रे इसके अंदर आ जाती है और विपरेज इसके अंदर आ जाती है. इसके बाद दूसरी फैमिली होती है यूरोलोफिडी. अब यूरोलोफिडी फैमिली के अंदर जो चीजें आती हैं या फिशेज आती है, सॉरी, वो होती है राउंड, स्टिंग,
रेस, राउंड स्टिंग रेस जो होती है वो इधर आती है। उसके बाद थर्ड फैमिली होती है माइलोबैटिडी। माइलोबैटिडी, माइलोबैटिडी की क्या कहानी है, इसके अंदर जो फिशेज होती है वो रहती है बैट और ईगल रेस। जैसे कि बीच में यहाँ पर बैट वर्ड आया तो आप याद रख सकते हो कि इसमें आएगी बैट और ईगल रेस। तो बैट और ईगल रेस इसमें आ जाती है। दूसरी होती है जिम्मोरेडी। अब अजीब सा नाम लग सकता है, जिम्मोरेडी। तो ये जिम्मोरेडी की जो कहानी है इसमें कौन आता है, इसमें आती है बटरफ्लाई रेस। बटरफ्लाई जैसी दिखने वाली रेस इसके अंदर आ जाती है। इसके बाद आपके पास होती है पोटेमो ट्राई, मैं यहाँ लिखती हूँ, थोड़ा टफ वर्ड है, पोटेमो ट्राइगोनिडी। ट्राइगोनिडी याद करने के लिए टुकड़े में अगर हम इसको समझेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे पटेटो होता है तो उसकी जगह पोटेमो हो गया, ट्राई तो याद हो जाएगा और गोनिडी, तो पोटेमो ट्राइगोनिडी, पोटेमो ट्राइगोनिडी। इसके अंदर कौन आते हैं, इसमें आते हैं रिवर रेस। रिवर रेस आती है पोटेमो ट्राइगोनिडी के अंदर। उसके बाद थर्ड नहीं बल्कि लास्ट सेकेंड ही कह देती हूँ, राइनो टेरिडी। टी थोड़ा साइलेंट है तो राइनोप्टेरिडी, तो राइनोटेरिडी भी कह सकते हो आप इसको। इसमें कौन आ जाता है, काउ नोज्ड रेस, काउ जैसी नाक वाली रेस इसमें आ जाती है, तो काउ नोज्ड रेस इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद मोब्यूलिटी, लास्ट है आपके पास मोब्यूलिटी। मोब्यूलिटी के अंदर कौन आती है, डेविल रेस आती है। डेविल रेस यानी कि बिल्कुल अलग ही तरह की रेस होती है, तो उनका नाम डेविल के बेसिस पर रख दिया, थोड़ी डेविल जैसी दिखाई देती है, तो इनका नाम कैसे रख दिया, डेविल रेस रख दिया। अब एक चीज आपको यहाँ पर क्या याद रखनी है कि जितनी भी मैंने अभी ऊपर आपको फिशेस बताई है इन सबको ओवरऑल भी स्टिंग रे ही कहा जाता है। वरना आप ये सोचेंगे मैंने यहाँ स्टिंग रे कहा है और इधर अलग से स्टिंग रे बोलती तो फिर ये सारी चीजें क्या है। तो सिर्फ स्टिंग रे का नाम यहाँ पर एक बार यूज किया है, लेकिन ओवरऑल भी हम इन सबको अगर ओवरऑल भी मैं कहूंगी तो इनको मैं स्टिंग रे ही कहूंगी। इसी से मैं इसको डिनोट करूंगी, क्योंकि इनका जो स्टिंग होता है, यानी कि स्टिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, डंक कहते हैं। तो इनका जो स्टिंग होता है वो किस चीज का बना होता है, इनर कोर जो रहता है उसका वेसोडेंटाइन का बना होता है। तो आपको कुछ चीजें जो यहाँ पर याद रखनी है वो क्या है कि स्टिंग जो रहता है, स्टिंग उसका जो इनर कोर रहता है, अंदर वाला कोर वाला हिस्सा, वो जिस चीज का बना होता है वो कौन सी चीज होती है, वो होती है वेसोडेंटाइन। किसका बना होता है, वेसोडेंटाइन का बना होता है। उसके अलावा क्या याद रखना है, उसकी जो आउटर लेयर होती है, तो इनर कोर की बात होगी, तो इनर कोर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया इनर कोर, ये इनर कोर है यहाँ पर, ये इनर कोर है वेसोडेंटाइन का बना हुआ। और इसकी जो आउटर लेयर में यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है इनेमल की। तो आउटर लेयर जो है वो क्या है, आउटर लेयर है इनेमल। जैसे हमारे टीथ के अंदर होते हैं आउटर लेयर इनेमल ही होती है, हमारे अंदर भी। और फिर उसके बाद अंदर डेंटाइन होती है, इस तरह से अंदर प्लेसेस होती है टीथ के अंदर। उसी तरह से ये फिशेस का स्टिंग का इनर कोर वेसोडेंटाइन का बना होता है और बाहर से वो इनेमल का बना होता है। ये बायलैटरली सेरेटेड रहता है विद द सीक्रेशंस डायरेक्टेड सिफेलिकली। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है पर फिर भी मैं यहाँ नोट कर रही हूँ ये थोड़ा सा इसके बारे में कि ये बायलैटरली सॉरी इलेक्ट्रिकली कह रही हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी, बायलैटरली ये आना चाहिए, बायलैटरली सेरेटेड होता है, सेरेटेड। और उसके अलावा उसके अंदर जो सिरेशंस होते हैं, सिरेशंस वो किस तरफ डायरेक्टेड होते हैं, डायरेक्टेड सिफेलिकली, डायरेक्टेड सिफेलिकली। ये चीज आपको याद रखनी है यहाँ पर, ज्यादा डिटेल्स नहीं है वैसे लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो। तो इसके अंदर ये चीजें होती है और एक स्टिंग रे के अंदर एक से ज्यादा सेवरल स्टिंग्स भी हो सकते हैं। और जो अडल्ट यूरोटोफस हेलेरी एक फिश होती है उसके बारे में यहाँ थोड़ा स्पेशल पॉइंट आ रहा है, तो हम लोग इस तरफ उसको लेकर यहाँ स्टार बना के लिख लेंगे। एक एडल्ट यूरोटोफस जो होती है, यूरोटोफस हेलेरी, HALLERI, यूरोटोफस हेलेरी जो होती है इसका जो स्टिंग होता है, स्टिंग वो कितना होता है, 4 सेंटीमीटर का लेंथ में होता है, 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी स्टिंग की। उसके अलावा जो लार्जर स्पीशीज होती है इसके अंदर कभी कभी उसमें तो ये भी देखने को मिलता है कि इसका स्टिंग 4 सेंटीमीटर से बढ़कर 40 सेंटीमीटर की लेंथ का भी हो जाता है। तो कभी कभी कुछ ये यूरोटोफस हेलेरी के अंदर की बात कर रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर से बदल कर वो कितना हो सकता है, 40 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। और जो इसका स्पाइन रहता है वो इनकेस्ड रहता है ना, एक उसके ऊपर एक केस रहेगा जो कि उसकी एक इंटेग्यूमेंट्री शीट की तरह एक्ट करता है। तो जो इनका स्पाइन रहता है, इट इज इनकेस, स्पाइन इज इनकेस्ड इन, वो केस बना हुआ रहता है उसके ऊपर, इन किसका, इंटेग्यूमेंट्री शीट का, इंटेग्यूमेंट्री शीट का। ये बातें आपको याद रखनी थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनका जो वेनम होता है वो कौन सी प्लेस में होता है, तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर हमारा बोर्ड थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर हम लोग आगे उसकी बात करते हैं। सो आई होप ऊपर वाला लिख लिया होगा, मैं चलिए ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग, इतना ले लेते हैं।
तो अब क्या होता है, जो इनका वेनम रहता है वो कौन सी प्लेस में रहता है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि इनका वेनम इनके आउटर मोस्ट पार्ट में होता है। यानी कि सिंपली आप यहाँ भी याद रख सकते हो जो इनके एपिडर्मल टिश्यूज होता है, आउटर मोस्ट पार्ट तो छोड़िए, एपिडर्मल टिश्यूज याद रखिए। जितने ईजी कर सकते हैं हम लोग उतना ईजी करके समझेंगे। तो दूसरी चीज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि इनका वेनम जो होता है वो कहाँ पर फील्ड होता है, तो वेनम इनका रहता है एपिडर्मल, एपिडर्मल टिश्यूज यानी इनकी स्किन, जो एपिडर्मिस का पार्ट होता है, स्किन एपिडर्मिस, तो वो एपिडर्मिस का कुछ पार्ट ऐसा रहेगा, वहां के टिश्यूज में वेनम भरा होता है उसके अंदर। और उसके अलावा वहां पर दो वेंट्रोलेटरल ग्रूव्स भी होते हैं स्पाइन के साथ में। तो ये वेनम एक और जगह पर भी हो सकता है जहां पर जो टू वेंट्रोलेटरल ग्रूव्स होते हैं, तो दो जगहों पर मिल जाता है ये वेंट्रोलेटरल ग्रूव्स जो होते हैं स्पाइन के। तो वहां पर ये वेनम जो होता है, जहर जो होता है इन फिशेस का, वो भरा होता है। और इसके अलावा आप याद रख सकते हो कि जो वेनम रहेगा वो बहुत ज्यादा पॉइजनस है, तो इसीलिए ऑन द स्पॉट जो भी इसका प्रे रहेगा उसकी डेथ भी हो जाएगी। और स्किन से निकल रहा है तो बहुत फुर्ती में वहां से निकलेगा वो। उसके अलावा जो इंटेग्यूमेंट्री शीथ होती है जो कि आपने यहाँ देखी, ये जो इंटेग्यूमेंट्री शीथ होती है ये किसकी बनी होती है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो एक इनर वेरिएबल की बनी होती है, इनर वेरिएबल लेयर की बनी होती है। स्पेलिंग आई होप दिखाई दे रही होगी, इनर वेरिएबल लेयर, तो वो आप लिख सकते हैं, जो कि लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की स्पेलिंग आती होगी तो सिर्फ सीटी लिख रहे हैं। तो जो इंटेग्यूमेंट्री शीथ होती है वो एक इनर वेरिएबल लेयर की बनी होती है, और वो जो इनर वेरिएबल लेयर होती है वो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसके आसपास एक आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियम भी होती है। तो ये सारी यहाँ पर एक लाइन बनती जा रही है जो कि हमें यहाँ पर याद रखनी है। तो पहले हमने बात की कि एक इनर वेरिएबल लेयर होगी, फिर उसके बाद मैंने कहा कि जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है उसके ऊपर अगर बात की जाए तो एक और लेयर होती है जो कि आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियम कहलाती है। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम, ये बात याद रखनी है। इसके बाद एक इनर डर्मल लेयर होती है जो कि इसी के अंदर, आउटर लेयर तो हो गई, ये सब हो गई। अब ये जो इनर लेयर होगी इसी के अंदर अगर मैं बात करूं इनर डर्मल लेयर की, इनर डर्मल लेयर की, तो इनर डर्मल लेयर की क्या खासियत है यहाँ पर कि वो रिच होती है किसके अंदर, थिन ब्लड वेसल्स में। थिन ब्लड वेसल्स बहुत सारी यहाँ पर पाई जाती है। फिर ओकेजनली जो थिन ब्लड वेसल्स होती है वो टाइम टू टाइम अपनी पोजीशंस वहीं पर चेंज भी करती हैं, एपिडर्मिस तक भी पहुंचती है जहां पर वो एक तरह का डेलिकेट पेपिले तैयार करती है जहां से वो न्यूट्रेटिव ब्लड वेसल्स तक पहुंचेगा, इस तरह की चीजें होती है। एपिडर्मिस जो रहती है वो टोटल मिला के जिन चीजों से बनी होती है उसकी भी बात यहाँ कर लेते हैं। तो एपिडर्मिस किसकी बनी होती है ओवरऑल अगर बात की जाए तो वो बेसल ग्रुप से बनी होती है, बेसल ग्रुप। अब पहले तो मैं यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करूँ कि जो अब यहाँ पर नोट करेंगे, द इंटेग्यूमेंट्री शीथ इज कंपोज्ड ऑफ एन इनर वेरिएबल लेयर ऑफ लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज कवर्ड बाय एन आउटर लेयर ऑफ एपिथेलियम. The inner dermal layer is rich in thin-walled blood vessels. Occasionally, it projects into the epidermis, forming delicate papillae which carry nutritive blood vessels. फिर यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये बहुत सारी जो ब्लड वेसल्स है कभी कभी ये कहाँ पर एंटर कर जाती है, एपिडर्मिस तक चली जाती है। जब वो एपिडर्मिस में जाती है तो जैसे ये एपिडर्मिस वाली लेयर होती है, ब्लड वेसल जब यहाँ ऊपर तक आएंगी तो ये क्या फॉर्म करती है, यहाँ पर पेपिला बना देती है या पेपिले बना देती है, दोनों चीज आप कह सकते हो। उसके बाद सेकंड बात हमने क्या की कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो एपिडर्मिस होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो बेसल ग्रुप की बनी होती है। तो बेसल ग्रुप आपको यहाँ पर याद रखना है क्योंकि वो बहुत जरूरी चीज है, तो ये बात होगी। इसके बाद ये बेसल ग्रुप भी किसका रहता है, तो बेसल ग्रुप रहता है फ्लैटेंड, ये भी याद रखिएगा, फ्लैटेंड हेवीली पिगमेंटेड सेल्स का, यानी कि बहुत ज्यादा पिगमेंट वाले सेल्स जो होते हैं उनको हेवीली पिगमेंटेड सेल्स कहते हैं। तो ऐसे सेल्स का बना होता है वो, और इनकी प्लेसेस जो होती है, इन प्लेसेस दीज सेल्स फॉर्म अ डिस्टिंक्ट पिगमेंटेड लेयर। कुछ एरिया में जहाँ पर ये सेल्स होते हैं तो वहां पर एक अलग ही पिगमेंटेड लेयर हमें दिखाई देती है। और जितनी भी स्पीशीज होती है स्टिंग रेस की, उसमें जो वेनम प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, तो सारी स्टिंग रेस की बात कर रही हूँ मैं, ऑल स्टिंगरेज, ठीक है, ऑल स्टिंगरेज, ये उनकी बात हो रही है। तो इनके अंदर जो इनका वेनम प्रोड्यूसिंग सेल्स वाला पोर्शन होता है वो कहाँ पर होता है, एपिडर्मिस में होता है ऑफ इंटेग्यूमेंट्री शीथ, एपिडर्मिस ऑफ इंटेग्यूमेंट्री शीथ के अंदर ही होता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहाँ पर इसकी लोकेशन है, और ओवरऑल सारी स्टिंगरेज में आप इसी लोकेशन को याद रखेंगे। तो इंटेग्यूमेंट्री शीथ की जो एपिडर्मिस होती है वहां पर स्टिंगरेज के अंदर जो एपिडर्मिस होगी उसमें पाया जाएगा वेनम।
और कोई भी वेनम जो रहता है, नो वेनम प्रोड्यूसिंग सेल्स आर फाउंड इन द टिश्यूज ऑफ द डर्मल लेयर, सिर्फ इसी एरियाज में होंगे, बाकी जो भी ये वेनम प्रोड्यूसिंग सेल्स है, तो मैं वेनम प्रोड्यूसिंग सेल्स को वीपीसी यहाँ पर कह रही हूँ। वेनम प्रोड्यूसिंग सेल सिर्फ यहाँ पर होंगे। अगर कोई टीचर आपको कह रहे हैं कि डर्मल रेज में होते हैं, तो हो सकता है वहां पर मिस्टेक हो, और डर्मल लेयर के अंदर, डर्मल रेज सॉरी डर्मल लेयर, तो डर्मल लेयर के अंदर कोई वेनम प्रोड्यूसिंग सेल्स नहीं होते, सिर्फ कहाँ पर होते हैं, एपिडर्मिस वाले पोर्शन में होते हैं, इंटेग्यूमेंट्री शीट में होते हैं। तो ये याद रखना, नो वेनम प्रोड्यूसिंग सेल्स आर फाउंड इन द टिश्यूज ऑफ द डर्मल लेयर, टिश्यूज ऑफ डर्मल लेयर में नहीं पाए जाते। अब जो वेनम प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो वेनम प्रोड्यूसिंग सेल्स जो रहते हैं वो क्लब सेल्स होते हैं, क्लब सेल्स, यानी कुछ सेल्स आपस में मिलकर क्लब बनाते हैं, शेप क्लब शेप होता है ना, उस तरह से बनाते हैं, और इनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीनेशियस मटेरियल्स होता है, क्योंकि वेनम भरा है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होगा, प्रोटीनेशियस मटेरियल होगा। तो प्रोटीनेशियस मटेरियल यहाँ पर पाया जाता है, प्रोटीनेशियस मटेरियल, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब जो साइटोप्लाज्म होता है क्लब सेल्स का, फॉर एग्जांपल ये एक क्लब सेल है, ये बहुत सारे क्लब सेल्स हैं यहाँ पर, तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा। तो इनके साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करती हूँ, साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म कैसा होता है इनका, इओसिनोफिलिक होता है, इओसिनोफिलिक। जब आपने सेल को पढ़ा होगा डिटेल में, आपकी 11th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि इओसिनोफिलिक क्या होता है, ये सारी चीजें हमें वहां रहती है। तो इओसिनोफिलिक होता है बेसिकली, आपको ये चीज यहाँ पर याद रखनी है साइटोप्लाज्म की बात। और रसल नाम के जो साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने तो ये तक कहा कि ये जो स्टिंगिंग होती है स्टिंग रेस के थ्रू, ये ज्यादातर ह्यूमंस में देखने को मिलती है, और कमी से ही दूसरे एनिमल्स को ये लोग स्टिंग करती है, ज्यादातर ह्यूमंस को स्टिंग करती है। अब जो केमिस्ट्री है स्टिंग रेस वेनम की, उसकी बात कर लेती हूँ यहाँ पर। तो इनकी ओडर जो होती है, वेनम की बातें कर रहे हैं हम लोग, और वो भी किसका वेनम, हम स्टिंग रेस का नाम कह रहे हैं, तो इसकी ओडर जो होती है वो अमोनिकल होती है। अमोनिकल आपको पता होगा क्या होता है, आपने केमिस्ट्री लैब में जब भी अमोनिया को देखा होगा, उसको स्मेल करा होगा, वो अलग ही स्मेल होती है, तो वही ओडर वेनम के अंदर पाई जाती है। इनके कलर की बात करूं, इनका कलर कौन सा होता है वेनम का, तो बहुत लाइट कलर होता है, डार्क कलर नहीं होता। नेचर की अगर मैं बात करूं, तो नेचर इनका होता है स्लाइटली एसिडिक, तो एसिडिक को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो भी स्लाइटली यानी कि थोड़ा सा एसिडिक, ज्यादा एसिडिक नहीं होता। पीएच की बात करूं तो होता है 6.7, कितना हो गया इसका पीएच, 6.7 हो गया, ये चीज आपको याद रखनी है। तो वेनम की कुछ क्वालिटीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी वो 4 होती, एक हो जाएगी ओडर, दूसरी हो जाएगी कलर, और फिर उसके बाद नेचर, पीएच। अब इसके बाद अगर टोटल प्रोटीन वगैरह की बात करूं, तो टोटल प्रोटीन जो इनके वेनम में होता है, कितना प्रोटीन होगा इनके वेनम में, तो वो होता है 30%। 30% इसमें प्रोटीन होता है। नाइट्रोजन की बात करूं, टोटल नाइट्रोजन की, टोटल तो एज इट इज आएगा, नाइट्रोजन इनमें होती है 3%। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स की भी बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं इनमें 3%, सो कार्ब्स भी 3% हो जाते हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है टॉक्सिक प्रोटीन का, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहे हैं, तो मैं मॉलिक्यूलर वेट को मॉल वेट यहाँ लिख रही हूँ, आप पूरा मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन, जो टॉक्सिक प्रोटीन इसके अंदर पाया जा रहा है, टॉक्सिक प्रोटीन, उसका वेट कितना होता है मॉलिक्यूलरली, तो वो होता है 100,000, यानी कि कितना हो जाएगा ये 1 लाख हो जाएगा। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स भी इसके वेनम में पाए जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं उसकी मैं बात कर सकती हूँ यहाँ पर। तो मैं पहले तो यहाँ पर हमारा एरिया एडजस्ट कर लेती हूँ, देन हम लोग यहाँ पर नोट कर देते हैं। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एंजाइम्स वो कौन कौन से होते हैं, उसके सिर्फ नेम्स आपको है कोर्स में। एक तो होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जैसे कि हार्मोन भी होता है उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा होता है 5 न्यूक्लियोटाइडेज, वो इसमें पाया जाता है। उसके अलावा होता है इसमें फोस्फोडाइएस्टरेज, डाइएस्टरेज इसके अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर कोई प्रोटीज नहीं होता, नो प्रोटीज बिल्कुल नहीं होता इसके अंदर। ना ही इसके अंदर फॉस्फोलाइपेज होता है, फॉस्फोलाइपेज भी नहीं होता। प्रोटीज और फॉस्फोलाइपेज अलग अलग चीजें होती है। स्लैश का मतलब ये नहीं कि मैं और रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मेरा मतलब है कि इनमें ना प्रोटीज होता है और ना ही इनमें फॉस्फोलाइपेज होता है। और फिर उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है स्पेशल प्रॉपर्टी की। एक चीज आपको और यहाँ पता होना चाहिए, जो वेनम इनके अंदर होता है वो होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी होती है इनके वेनम की, स्टिंगरे के अंदर, कि इनकी जो एक्टिविटी होती है वेनम की वो लॉस्ट हो जाती है एट पीएच 4.8। अगर पीएच हो गया 4.8 तो वेनम के अंदर की वो जो टॉक्सिसिटी है, वेनम जहर ही क्यों कहलाता है, क्योंकि वो जहर जैसा है, जहर है। तो वेनम जो होता है, यहाँ पे वेनम हो गया, एक एन लिखेंगे, तो वेनम जो होता है इनका, उसकी टॉक्सिसिटी या उसकी एक्टिविटी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है पीएच 4.8। यानी अगर ये पीएच हो गया तो वेनम वेनम नहीं रह जाएगा, वो नॉर्मल चीज बन जाएगा।
पर इसको रिटेन करने के लिए कितने पीएच की जरूरत पड़ती है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो पीएच रिटेन करने के लिए जो पीएच होता है वो होता है 5.2 से लेकर 8.6, इतना पीएच उसका लगभग वहाँ जरूरी होता है। इसके अलावा वरना वहाँ पर वो जो भी प्रॉपर्टीज है वेनम की वो वहाँ पर उसकी लॉस्ट हो जाती है। तो ये एक टोटल मिला के आपको याद रखना है जो जो चीजें मैंने यहाँ पर बताई है। इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजी जो स्टिंग रेस की वेनम की होती है वो भी आपके कोर्स में थोड़ी बहुत होती है। तो स्टिंग रे का वेनम जो रहता है उसको एक्सर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, एक डिलीटोरियस इफेक्ट पैदा करता है क्योंकि वो मैमेलियन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि स्टिंग रे वेनम माना ही इसलिए जाता है कि वो क्या करता है, एक डिलीटोरियस इफेक्ट पैदा करता है मैमेलियन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। जब भी किसी मैमल को स्टिंग करती है तो उसके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अफेक्ट करती है। और जो लो कंसंट्रेशन होता है इसके वेनम का उसकी वजह से सिंपल वेसोडाइलेशन या फिर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर या फिर मैमल्स के अंदर। तो आपको जो जो चीजें यहाँ पर याद रखनी है वो हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। सो ग्रीन कलर ले लेते हैं, बहुत देर से यूज नहीं करा है। तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ और ये क्या यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी की बात कर रहे हैं। टॉक्सिकोलॉजी वो भी किसकी, स्टिंग रे वेनम की। तो पहली टॉक्सिकोलॉजी में आपको ये याद रखना है कि एक तरह का डिलीटोरियस इफेक्ट पैदा करता है किसके ऊपर, मैमेलियन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर। मैमेलियन कार्डियोवैस्कुलर जो भी सिस्टम होगा उसको खराब करने की यहाँ पर कोशिश होती है। उसके अलावा अगर मान लीजिए लो कंसंट्रेशन का वेनम किसी को दिया जाता है, डाइल्यूट करके लो कंसंट्रेशन वाला वेनम किसी को देंगे तो उस पर क्या देखने को मिलता है, वो वेसोडाइलेशन करवाता है या फिर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। तो ये दो चीजें देखने को मिलती है किस केस में, अगर वेनम को किस तरह से दिया जा रहा है, अगर उसको डाइल्यूट करके दिया जा रहा है। तो इन सब चीजों से हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं उसकी टॉक्सिसिटी तो अच्छी खासी ही है। उसके अलावा जो वेनम इफेक्ट वेनम रहता है वो नॉर्मल पेस मेकर को भी अफेक्ट कर देता है। तो अगर नॉर्मल पेस मेकर है तो उसको भी खराब करने का काम करेगा, इतनी खराब चीजें हैं इस वेनम की वजह से। तो नॉर्मल पेस मेकर को भी खराब कर देगा ये। उसके अलावा अगर स्मॉल डोजेस दी जा रही है वेनम की, अगर देखिए यहाँ लो कंसेंट्रेशन की बात की मैंने, यहाँ पर तो हाईली पूरी लेवल की बात की, फिर अगर मैं बात करूँ अगर स्मॉल डोज दे यानी कि आपने उसको डाइल्यूट नहीं करा उसके वेनम को लेकिन उसका डोज कम कर दिया। तो स्मॉल डोज में अगर आप किसी को वेनम दोगे तो उसके अंदर क्या चीजें देखने को मिलती है कि उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट वो बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है। पहला तो ये याद रखेंगे। और जो लार्ज डोजेस होती है, अगर किसी को लार्ज डोज दे दी गई स्टिंग रे की तो क्या होता है, तो उस ऐसी सिचुएशन में देखने को मिलता है कि जो उसका रेस्पिरेशन है उसको डिप्रेस कर देता है वो, यानी कम कर देता है, डिप्रेस रेस्पिरेशन, ये याद रखेंगे। उसके अलावा मैमल्स में ये देखने को मिलता है, मैमल्स के अंदर और स्पेशली बात की जाए तो मैमल्स में ये क्या करता है, वेनम जो रहता है वो सेरेब्रल एनीमिया कॉज करता है, सेरेब्रल एनीमिया कॉज करता है, ये याद रखना, सेरेब्रल एनीमिया कॉज करता है। इसके अलावा LD50 माइस कॉज करता है, LD50 माइस के अंदर कॉज करता है और वो भी कैसा, 2.9 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, ये याद रखेंगे। और वो भी कब तक, फॉर 96 आवर्स। और ये सारी बातें जिन्होंने बताई थी LD50 वगैरह वाली, रसेल नाम के साइंटिस्ट ने 1969 में बताई थी। तो यहाँ पर ये लगभग पूरा जो पोर्शन था आपको बताना जरूरी था स्टिंगरे का, वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरी फिशेज होती हैं जैसे ये स्टिंगरेज थी, इसके अलावा स्कॉर्पियन फिशेज भी आपके कोर्स में है जो कि थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, उसको आपको डिस्कस करना जरूरी रहेगा। तो मैं उसकी भी बात यहाँ पर कर लेती हूँ। तो स्कॉर्पियन फिशेस के अंदर हम लोग पहले तो यहाँ पर हमारा एरिया एडजस्ट कर लेते हैं, देन हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो आई डोंट नो, यहाँ पर कभी कभी ये इस तरह की हैंग हो जाता है, पर हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको क्या चीज याद रखनी है यहाँ पर, मैंने स्कॉर्पियन फिशेस के लिए यहाँ पर ऑलरेडी टेबल बना दिया है ताकि हमारा टाइम उसमें ज्यादा ना जाते हुए, स्ट्रक्चर, टेरॉइस, स्कॉर्पियाना और सेनेनेजा, ये सारी फिशेस हैं। आप ये टेबल एज इट इज कॉपी कर सकते हैं। फिन स्पाइंस, इंटेगुमेंट्री शीथ, वेनम ग्लैंड्स, वेनम डक्ट्स के बेसिस पर है। देन दूसरे साइड पर मैंने यहाँ पर इलोंगेटेड, स्लेंडर, थिन, स्मॉल एंड वेल डेवलप्ड, नॉट डिविडेंट, ये सारी चीजें टेरॉइस में कैसी होती है, स्कॉर्पियाना में कैसी होती है, सेनेनेजा के अंदर स्पेलिंग देख लीजिए, SYNANCEJ, ये सारी स्पेलिंग आपको याद रखनी है। तो ये कुछ इस तरह से रहता है जो आपको पता होना चाहिए था। इसके अलावा मैं अगर आगे बात करती हूँ तो कुछ जो पॉइजनस फिशेस होती है, अगर मैं उनकी बात करूँ स्पेशली, तो अप्रोक्सीमेटली 700 ऐसी स्पीशीज है फिश के अंदर जो कि पॉइजनस कहलाती है। यहाँ पर अभी तक आप सब वेनोमस फिशेस की बातें कर रहे थे, अब हम लोग किस चीज के ऊपर आ गए, अब हम लोग आ गए पॉइजनस फिशेस के ऊपर। तो ये टेबल बना लेना, स्कॉर्पियन फिशेस से रिलेटेड था क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं पॉइजनस फिशेस के बारे में। फिशेस,
पॉइजनस फिशेस की क्या स्टोरी रहेगी हम उसको थोड़ा बहुत यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले तो उसका इंट्रोडक्शन आएगा, तो उससे भी पहले हमें जो चीज़ करनी है वो है हमारे बोर्ड को एडजस्ट करना। तो बोर्ड एडजस्ट हो चुका है, अब हम लोग इस तरफ से इसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 700 स्पीशीज फिशेज के अंदर ऐसी है जो कि पॉइजनस होती है, ऐसी हमें नोन हुई है अभी तक। इसमें से ज़्यादातर कोरल रीफ बेल्ट में पाई जाती है। तो 700 स्पीशीज है, कहाँ पर पाई जाती है? कोरल रीफ बेल्ट के अंदर पाई जाती है। जो कोरल रीफ वाला पोर्शन होता है ना, वहां पर पाई जाती है। और ऐसा देखा जाता है कि ग्रेट नंबर्स पर आइलैंड्स जो होते हैं वहां पर ग्रेट नंबर इनके देखने को मिलते हैं। तो आइलैंड्स के अंदर और भी ज्यादा नंबर इसके बढ़ जाते हैं। तो आइलैंड्स में ग्रेट नंबर इसका देखने को मिलता है। अब जो नेचर होता है पॉइजनस फिशेज का वो कैसा होता है? तो ज्यादातर पॉइजनस फिशेज अगेन नॉन माइग्रेटरी होती है, यानी इनमें माइग्रेशन नहीं होगा। ब्रीडिंग एक्टिविटी भी लिखना था, नॉन माइग्रेटरी नेचर होता है इनका। माइग्रेशन बिल्कुल ना के बराबर शो करती है। और वो भी नॉन माइग्रेटरी कौन सी वाली फिशेज होती है? रीफ फिशेज होती है। ये याद रखना है। ये हर्बीवोरस भी हो सकती है और ये कार्निवोरस भी हो सकती है, यानी कि ये वेजिटेरियन की तरह भी एक्ट कर सकती है और नॉन वेजिटेरियंस की तरह भी एक्ट कर सकती है। तो हर्बीवोरस भी हो सकती है ये, और दूसरी चीज ये कार्निवोरस भी हो सकती है। सो बोथ आर ट्रू फॉर देम, दोनों चीजें इनके अंदर एप्लीकेबल है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि इसमें ना टॉक्सिसिटी का थोड़ा सा लेवल रहता है। मैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पहले बताती हूँ कि क्या चीजें होती है। तो आपको क्या क्या याद रखना है वो लिखते हैं हम। अब होता क्या है कि कुछ ऐसी पॉइजनस फिशेज होती है जो कि कोई सर्टेन टाइम पे सर्टेन पीरियड्स उनकी लाइफ में आते हैं, सिर्फ जब भी पॉइजनस होती है, बाकी वो नॉन पॉइजनस रहती है। ऐसा भी होता है सर्टेन एरियाज में पॉइजनस हो सकती है, सर्टेन टिश्यूज उनके पॉइजनस हो सकते हैं, कुछ सिर्फ ऑर्गन्स उनके पॉइजनस हो सकते हैं। टॉक्सिसिटी उनकी वेराई कर सकती है टाइम और प्लेस के बेसिस पर। इसके बारे में जिन्होंने हमें बताया था वो भी रसल नाम के साइंटिस्ट थे। तो रसल ने सिंपली ये कहा था कि फिशेस ये मतलब आप इनमें बता ही नहीं सकते कि क्या क्या चीजें हो सकती है। अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती है। कभी ये किसी टाइम पर अपनी लाइफ में पॉइजनस होंगी तो कभी नहीं होंगी। इस तरह की चीजें इनमें जनरली देखने को मिलती है। अब जो फैक्टर्स होते हैं जो कि फिश को पॉइजनस बनाते हैं वो फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं फैक्टर्स की बात कर रही हूँ। फैक्टर्स दैट मेक फिश पॉइजनस। आई डोंट नो ये कलर क्यों चेंज कर रहा है बार बार, इसको कुछ एरर्स आ रही है, पर ठीक है फिर भी हमें पढ़ना तो है, तो हम उससे कंसर्न नहीं है, हम सिर्फ आगे की बात कर रहे हैं। तो फैक्टर जो कि फिश को पॉइजनस बनाते हैं उसमें से पहला होता है कि बहुत सारे कॉजेस होंगे। तो पहला जो कॉज होता है वो होता है कि फीडिंग ऑन टॉक्सिक या फिर नॉन टॉक्सिक मराइन प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को अगर कोई फिश खा रही है जो टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है, उस पर भी डिपेंडेंट होता है कि वो फिश पॉइजनस बनेगी या नहीं। तो अगर नॉन टॉक्सिक मराइन प्लांट यानी कि प्लांट के अंदर ही कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिशेस भी फिर ऑटोमेटिकली अच्छी रहेंगी। उनकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस फिशेस की ऐसी रहेंगी कि वो अल्टर कर सके सर्टेन प्लांट कंपोनेंट्स को, जो है वो सारी चीजों को एडजस्ट कर सकती है। तो इस तरह की चीजें होती है। तो इनकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पहला रीजन तो हो जाएगा इनका डाइट, कि किस तरह का प्लांट खा रही है। प्लांट भी किस तरह का हो सकता है? एक हो सकता है टॉक्सिक वाला और एक हो सकता है नॉन टॉक्सिक वाला। तो दोनों तरह के प्लांट्स को खा सकती है। तो इनकी डाइट अगर जैसी भी होगी उसके बेसिस पर ये फिश पॉइजनस भी हो सकती है या नॉन पॉइजनस हो सकती है। कभी कभी ये टॉक्सिक प्रोटिसेंट्स जो होते हैं, टॉक्सिक प्रोटिस्टेंट्स, प्रोटिस्टेंट, तो इनके ऊपर भी फीड करती हैं। जैसे कि उसमें भी पर्टिकुलरली जो रहते हैं वो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के ऊपर अगर ये फीड कर रही है तो भी यहाँ पर टॉक्सिसिटी वाला केस देखने को मिलता है। कभी कभी जो शॉर्ट लाइन के वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आपको पता होगा शोर लाइन, सॉरी शॉर्ट लाइन कह रही हूँ मैं, शोर लाइन के जो टेरिटोरियल प्लांट्स होते हैं, यानी कि वो जो जैसे बीच की शोर लाइन होती है ना, तो वहां पर जो टेरिटोरियल प्लांट्स होते हैं उसके बेसिस के ऊपर भी इनकी डाइट डिपेंडेंट होती है। जैसे कि वहां पर बेरीज, लीव्स को खाना, इन सारी चीजों को, तो वो भी डिपेंडेंट है। फिर उसके बाद एक रीजन है उन पर भी ये चीज डिपेंडेंट है कि वो पॉइजनस हो या नहीं। फिर है पोल्यूशन, कितना पोल्यूशन हो रहा है ओशन में बाय इंडस्ट्रियल पॉइजन। अगर इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज बहुत सारा पॉइजन जो है वो डंप कर रही है ओशन के अंदर, पॉइजन या फिर टॉक्सिकेंट्स, तो ये पॉल्यूशन ही तो हुआ, वाटर पॉल्यूशन। तो ये पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन से कहाँ जाएगा? फिशेस के अंदर जाएगा। तो फिशेस ऑटोमेटिकली टॉक्सिक हो जाएगी। पॉइजनस तो हो सकती है लेकिन उससे भी पहले वो टॉक्सिक हो जाती है। जैसे कि हम कहते हैं कि आपको पता होगा कि जैसे कि जो जापान होता है वहां पर जब हिरोशिमा नागासाकी वाला जो अटैक हुआ था, तो उसमें ये प्रॉब्लम हुई थी कि जो भी था, आज तक वहां पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, उस जो प्रॉब्लम वहां पर हुई थी आपको पता है, यहाँ भी मैं नहीं पूरा डिटेल में बता रही हूँ। तो वहाँ के फिशेज में ऐसा कहा जाता है कि अभी तक टॉक्सिसिटी बाकी है। तो इसीलिए जापान के अंदर जो फिशेज होती है वो इंडिया से ही एक्सपोर्ट की जाती है कहीं ना कहीं। तो वहां पर इस तरह से पहुंचती है फिशेज।
क्योंकि हमारे वहाँ की फिशेस को ऐसा कहा जाता है कि वो टॉक्सिक नहीं होती। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अभी ड्यू टू द पेंडेमिक अभी हमारे वहाँ की फिशेस भी एक्सपोर्ट नहीं की जा रही, क्योंकि आपको पता है पूरा केस क्या हुआ है कि जो डेड बॉडीज थी उनको डायरेक्टली वहां पर जो वाटर था उसमें डाल दिया गया था। तो रिचुअल्स जो थे वो प्रॉपरली वहां नहीं हुए, इस वजह से जो फिशेस थी उनके अंदर वो सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो अभी इंडिया में भी फिशेस के अंदर टॉक्सिसिटी का जो केस है वो सेम देखने को मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स है कुछ, हालांकि ये सारी बातें न्यूज के अंदर है तो हमें लेकिन पता होना चाहिए। एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट हमें हर चीज क्लियरली पता होना चाहिए जो चल रहा है और किस तरीके से ये टॉक्सिसिटी आती, किस तरह से नहीं आती, सब पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा पॉल्यूशन वाला केस भी आपको डिस्कस कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि इस पे हो सकता है क्वेश्चन आए, क्योंकि जनरली इसी तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं जो कि सिचुएशन हमारे आसपास चल रही होती है उस बेसिस पर लेते हुए वो लोग हमें पूछते हैं। इसके अलावा जो डंपिंग होती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ मेटल्स की, जैसे कि कॉपर इनटू द ओशन, अगर ओशन के अंदर अगर बहुत सारा कॉपर आ जाता है तो भी वो टॉक्सिक बना देता है पानी को। जैसे कि जो पैसिफिक पोर्शन था एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार 2, जब वर्ल्ड वार 2 का एंड आया था तो जो पैसिफिक ओशन था वहां पर कॉपर ही कॉपर हो गया था। इस वजह से बहुत सारी टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी। तो ये अगेन मैं थोड़ा सा हिस्ट्री से आपको कनेक्ट करके बता रही हूँ। क्या बताया मैंने आपको, जब वर्ल्ड वार 2 हुई थी, वर्ल्ड वार 2 उसका जब एंड आया था तब हमने पैसिफिक ओशन को चेक करा था। हम तो थे भी नहीं लेकिन हम बात कर रहे हैं। तो पैसिफिक ओशन को तब जब हमने चेक करा था तो उसके अंदर कॉपर बहुत ज्यादा पाया गया था। और कॉपर की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, वो टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। इसके अलावा जो एपिडेमिक्स होते हैं फिशेस में उसकी वजह से भी टॉक्सिक एंडोजिनस सब्सटेंसेस आ जाते हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम चल रही, महामारी हो गई कहीं पर, ये वाली प्रॉब्लम्स हो गई, तब भी फिशेस को भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो एपिडेमिक्स के अंदर भी ये हो जाएगा, एपिडेमिक्स ये हो गया। फिर उसके बाद उसकी वजह से फिश कैसी हो जाती है, टॉक्सिक एंडोजिनस सब्सटेंस वाली हो जाती है। तो अभी एक बात और, अभी जो पेंडेमिक चल रहा है तो सब लोग यही कह रहे हैं कि अभी फिशेज अगर जो लोग अगर फिशेज को कंज्यूम करते हैं तो उन लोगों को फिशेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी है ड्यू टू दी कोविड डेड बॉडीज विच आर इन दी वाटर। हमें पता होना चाहिए, इससे मैं सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली बताती हुई चल रही हूँ आपको। उसके अलावा जो स्पॉनिंग एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। स्पॉनिंग एक्टिविटीज किस तरह से स्पॉनिंग हुई है फिशेस की, किस तरह से वो डील करती है, उसके बेसिस पर भी वहां पे देखने को मिलता है। उसके अलावा वो किस तरह के कोरल्स पर फीड कर रही है, अगेन डाइट की नाम आ गया, फीडिंग ऑन कोरल्स, फीड ऑन कोरल्स जो भी लिख सकते हो आप। जेली फिश को खाती हैं तभी ये फैक्टर जो है फिश को पॉइजनस बना देते हैं। फीड ऑन जेली फिशेस, किस तरह की जेली फिशेस हैं उसके ऊपर भी ये डिपेंडेंट होता है। उसके अलावा टॉक्सिक मॉलस्क भी होते हैं, तो मैं अब इसको यहाँ कॉमा लगा के लिख देती हूँ, पूरा नहीं लिख रहे हैं। मॉलस्क के अंदर भी देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जू एंथेले जो होते हैं, जू एंथी, यहाँ पर जू लिखना है ZOO, एंथिली इन कोरल्स, ये चीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इन कोरल्स। इसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनिजम्स या कोई इंसान अगर डंपिंग कर रहे हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की ओशन में, तब भी वो फिशेस पॉइजनस या फिर टॉक्सिक हो जाती है। तो हमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को भी पानी में नहीं फेंकना चाहिए। इससे ये सारी चीजें हमें क्लियर होती जा रही है। तो नो डंपिंग। अच्छा, डंपिंग अभी तो मैं फैक्टर्स बता रही हूँ, तो नो डंपिंग तो आपको याद रखना, लेकिन फैक्टर्स में तो आएगा डंपिंग। अगर कोई डंपिंग हो रही है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की, डंपिंग इन ओशन की रेडियो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, और लिख देना डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इन दी ओशन, तो उससे भी पॉइजन हो जाता है पानी। उसके बाद क्लाइमेटिक चेंजेस की बात याद रखेंगे, क्लाइमेटिक चेंजेस किस तरह के इसमें उसके बेसिस पर भी वो चीजें देखने को मिलती है। उसके अलावा जो फिशेस होती है अगर उनको मूनलाइट में एक्सपोज करके रखा जाए तब भी इस तरह के कुछ कुछ फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। सो लीविंग द फिश एक्सपोज्ड टू मूनलाइट, लीविंग द फिश exposed to moonlight, exposed to moonlight, नहीं अगर समझ में आ रही है तो जितने आपको पॉइंट्स याद हो रहे हैं आप उतने लिख लेना, ठीक है। तो ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी थी। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अगर यहाँ रह गया तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है लगभग मैंने सभी चीज़ यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, पर फिर भी एक रिवीजन के तौर पे मैं बात करूँ तो एक होता है इलस्ट्रेशन ऑफ टेट्राडॉन पॉइजनिंग एज एन एग्जांपल। तो अगर मैं उसका सिर्फ लास्ट में एक एग्जांपल लेके आपको पूरा समअप करके बता देती हूँ, कभी इस पे अगर क्वेश्चन आ गया कि शॉर्ट नोट बताइए तो आपको वो भी आना चाहिए। जब आपने पूरा टॉपिक पढ़ा है तो एक चीज को हम लास्ट में नहीं छोड़ेंगे। आई डोंट नो ये कलर क्यों नहीं ले रहा है, सो कलर ये नहीं ले रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई इसको।
ओके देखते हैं, आ गया, ठीक है, कलर आ गया। इलस्ट्रेशन ऑफ टेट्राडॉन, टेट्रोडॉन भी लिख सकते हो, टेट्राडॉन पॉइजनिंग, पॉइजनिंग, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख रहे हो अब आप, इलस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें कैसे कैसे देखोगे वो समझना यहाँ पर जरूरी है। तो पहला तो होता है कि जो पॉइजन रहता है इनका, पॉइजन का नेम जो रहता है वो होता है टेट्राडॉक्सिन, टीटीएक्स कहते हैं उसको। तो पॉइजन के बेसिस पर बात करूं अगर मैं, पॉइजन नेम क्या होता है, टेट्राडॉक्सिन। तो इसको लिख लेते हैं, टेट्रोडोटॉक्सिन, टी टी एक्स, पॉइजन नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम को सी नेम लिख रही हूँ, पफर और फूगू पॉइजन, फूगू पॉइजन कहते हैं। फिश जो कि टीटीएक्स को प्रोड्यूस करती है, फिश प्रोड्यूसिंग टीटीएक्स, पहली होती है सन फिशेस, सन फिशेस, ट्रिगर फिशेस, ट्रिगर फिशेस भी इसमें आती है, हाँ ये याद रखना, ट्रिगर फिशेस। अच्छा, सन फिशेस भी आपको पता ही होगा, तो सुना होगा, आपके टीचर्स आपको पहले भी बताया होगा सन फिशेस के बारे में, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं सिर्फ यहाँ पर नेम्स ही मेंशन कर रही हूँ, उनके डायग्राम्स नहीं यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग। तो कुछ इस तरह से बातें आपको याद रखनी है, ये था थोड़ा बहुत पोर्शन। तो लगभग यहाँ पर पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया है, और लास्ट में आप याद रख सकते हो कि मैमल्स के ऊपर किस तरह का इफेक्ट करता है ये टेट्राडॉन पॉइजन। तो लिथार्जी कॉज करता है, इनकोऑर्डिनेशन, एटेक्सिया, फिर उसके बाद उनके हाइंड लिम्स में पहले प्रॉब्लम्स आएंगी, देन फोर लिम्स में प्रॉब्लम आने लगेंगी, फिर उसके बाद रैपिड एंड प्रोग्रेसिव वीकनेस आती है, वॉलेंट्री मसल्स उनके हाथों से जाने लगती है, मतलब वॉलेंट्री एक्शन जो होता है वो जाने लगता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। और ये थोड़ा बहुत इफेक्ट्स के बारे में, तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चैंग एंड ली, चैंग ली, 1966 की बात हुई, तो चैंग एंड ली नाम के दो साइंटिस्ट का सिंपली नाम याद रख सकते हो आप, यहाँ पर लिख देती हूँ स्पेलिंग अगर नहीं आती हो तो। चैंग और ली, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1966 के अंदर थोड़ा बहुत बताया था इफेक्ट्स के बारे में। हालांकि वो आपके कोर्स में इतना डिटेल में नहीं रहता है, जस्ट फॉर योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई एम एडिंग these things into the video। तो ये वाली बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है, इससे ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ना है, काफ़ी इतना। तो पॉइजनस फिशेस के अंदर मैंने सिर्फ 2 वीडियो सेगमेंट्स बनाए हैं, 2 वीडियो सेगमेंट्स के अंदर ये चीज़ें पूरी तरह से आपको जितनी इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो कि यहाँ वीडियो में क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो अगेन आप उसके बारे में हमसे नीचे कमेंट सेक्शन में है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग उस चीज़ को क्लियर कर देंगे। तो ये बातें तो ये हाँ हो गई, और इसके अलावा